नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 20 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बार जो पीपीटी या पीडीएफ यूज कर रहा हूं उसको दिखा देता हूं, जिससे एक तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, और दूसरा आपको स्क्रीनशॉट लेने की समस्या खत्म हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर मैं बोर्ड के पास से नहीं भी हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। इसलिए मैं एक बार आपको पीपीटी दिखा देता हूं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेक्चर की रूपरेखा देखेंगे, उसके बाद इस खबर को यूज देखेंगे कि क्या है। ऐसे ही आगे हम लोग खबरों पे बढ़ेंगे जिनको आज शामिल करेंगे, और हमारा प्रयास पूरा ये रहेगा कि यूपीएससी के पैटर्न को ध्यान रखा जाए, यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान रखा जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए हम लगाते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस न्यूज का इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ हम अभ्यास प्रश्न भी आपको देते हैं जिससे कि आप अभ्यास प्रश्न को हल करके अपनी तैयारी को परख सकें कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। चलिए, तो अब आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या शामिल करेंगे। तो आज के एक लेक्चर में हम अहोम राज्य और लचित बोरफुकन के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है आगे अभी हम देखेंगे। ऐसे ही ओना टुकोरा तिल के बारे में हम देखेंगे, और इसको जीआई टैग मिला है तो हम थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद ये दोनों ही खबर हमारा प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप रहेगा, जबकि इस खबर को हम मुख्य परीक्षा के अनुरूप लेंगे, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से शामिल करेंगे। और यह खबर क्या है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विनियमन से संबंधित मुद्दा। ये आज के न्यूज में खबर आई है और इसलिए इसको हम आज कवर करेंगे। आगे देखेंगे कि क्यों आई है और क्या इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला खबर हम देखते हैं। जो सबसे पहला खबर आया है ये द हिंदू के पेज नंबर 14 पर है। और खबर क्या है? तो इस खबर का संदर्भ में पूरा आपको न्यूज के बारे में समझाऊं उससे पहले आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। देखिए, उलगुलान से आया है प्रश्न, और यहां भी ये जो खबर आई है इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है कि हाल ही में एक अहोम आर्मी जनरल, जिसका नाम अक्सर आप सुने होंगे, स्टैटिक पोर्शन भी अगर पढ़ते होंगे आप हिस्ट्री का तो उसमें इनका नाम आप सुनते होंगे। नाम क्या है? लचित बोरफुकन की बहादुरी पर बनी एक एनिमेशन फिल्म बनाई गई है लचित बोरफुकन पर, जो अहोम आर्मी जनरल थे, अहोम राज्य के। और इस फिल्म का चयन कहां किया गया है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पनोरमा के सेक्शन में इसको शामिल किया गया है। तो इस कारण ये न्यूज आज अखबारों में आई है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि अहोम राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि अहोम राज्य क्या है। उसके बाद फिर हम लचित बोरफुकन के बारे में भी पढ़ेंगे, अहोम विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लचित बोरफुकन द्वारा मुगल सेना के साथ युद्ध किया गया था और कब किया गया था। तो ऐसी बातों को आज हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले समझते हैं कि अहोम राज्य के बारे में। देखिए, अहोम साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी, आज का जो असम है, असम बोल सकते हैं, आज का जो असम है उसके, अब पूरा असम ही नहीं बोल सकते लेकिन असम के क्षेत्र के आसपास इसको कहा जाता है कि अहोम राज्य था। तो अहोम साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई और 19वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक यह चला। उसके बाद देखेंगे पतन कैसे हुआ इसका, यह भी आगे अभी मिलेगा। यह राज्य अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता था। सैन्य शक्ति काफी ऑर्गेनाइज, संगठित थी इसकी,
और इसकी प्रशासनिक दक्षता भी काफी बेहतर था। दूसरी बात कि अहोम शासक ताई अहोम जाति मूल, इनका जो जाति मूल था अहोम शासकों का वो क्या था, ताई अहोम जाति मूल के थे। और इनकी उत्पत्ति, ये ताई अहोम जो है इनकी उत्पत्ति चीन के यूनान प्रांत में हुई। ये आप कुछ फैक्ट दिमाग में रखिएगा। उन्होंने पहली शताब्दी में इंडो चीन और म्यांमार में प्रवास करना शुरू किया। तो चीन के यूनान से ये लोग चलना शुरू किए म्यांमार के तरफ और इंडिया के तरफ, कब, पहली शताब्दी में 1 AD में। उसके बाद इन्होंने आगे चलकर ब्रह्मपुत्र घाटी, ये आपको दिमाग में रखना है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य की स्थापना की। अहोम साम्राज्य की स्थापना चाओलुंग सुकाफा नामक एक ताई राजकुमार ने की थी, जिन्होंने शिव सागर, जगह का नाम है शिव सागर, में राजवंश और उनकी राजधानी की स्थापना की थी। तो संस्थापक राजा का नाम दिमाग में रखिएगा। कभी अगर ऐसे फैक्ट पूछना चाहे यूपीएससी तो आप कर पाएंगे। सुकाफा जो यहां पे लिखा है देखिए, सुकाफा, चाओलुंग सुकाफा, ये सुकाफा पहला नागा था जो अहोम राज्य स्थापित करने के लिए असम में आया था, क्योंकि ये तो यूनान में इनकी उत्पत्ति हुई थी। फिर ये प्रवास किए इंडिया के तरफ, म्यांमार के तरफ। अंततः असम में जो सबसे पहले सुकाफा नाम का व्यक्ति था, चाओलुंग सुकाफा, ये असम में सबसे पहले आया था। आगे, अब थोड़ा और आगे हम समझते हैं। देखिए यहां मैंने एक मैप लगा दिया है। इस मैप में यह बताया गया है कि किस तरीके से इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इनके साम्राज्य के फैलने के तिब्बत यहां बताया है, भूटान है, यहां पर इनके जो भी गुवाहाटी यहां पे दिया है, राहा दिया है, इस तरीके से। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि अहोम किंगडम किस तरीके से फैला था। तो एक बार आप अगर इस पर नजर दौड़ा लेंगे तो आपको ये क्लियर कट आइडिया रहेगा कि किस तरीके से फैला हुआ है। कहीं कुछ नाम कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में, और क्योंकि ये तो जनरल जानकारी हमने अहोम राज्य का ले लिया। अब अहोम राज्य के और बोरफुकन के बारे में देखते हैं। अहोम राज्य और बोरफुकन के बारे में थोड़ी और बात करें तो मुगलों के साथ युद्ध इनका हुआ। मुगलों के साथ युद्ध क्यों हुआ? तो औरंगजेब को आपको पता है कि औरंगजेब विस्तारवादी नीतियां अपना रहा था और वो अलग अलग जो छोटे छोटे स्वायत्त प्रदेश थे उनको जीतकर अपने में मिलाना चाहता था। और इसलिए जब औरंगजेब के शासन काल में मुगलों ने असम के क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश की तो अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकन, ये बोरफुकन जो था उस समय आर्मी जनरल था, के नेतृत्व में 1671 की सराय घाट की लड़ाई में, यह आपको दिमाग में रखना है, सराय घाट की लड़ाई। तो इस सराय घाट की लड़ाई में अहोम सेना ने मुगलों को करारी शिकस्त दी थी और ये मुगलों को कम से कम 16-17 बार हराए थे। अब ये तो ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है ये सराय घाट की लड़ाई को। अब थोड़ा सा हम लचित बोरफुकन पर एनिमेशन फिल्म बनी है तो इनके बारे में भी समझ लें कि ये क्या कौन थे। तो लचित बोरफुकन अहोम के राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह, राजा का नाम क्या था? स्वर्गदेव रुद्र सिंह। इनके समय काल में ये क्या थे? आर्मी जनरल थे या बोल सकते हैं आप सेनापति थे। तो लचित बोरफुकन स्वर्गदेव रुद्र सिंह के समय पर सेनापति थे। लचित बोरफुकन अपनी महान नौसैनिक रणनीतियों के कारण भारत की नौसेना को मजबूत करने और अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचा के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने कुल मिलाके जो नेवी है उस पर काफी काम किया था। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो शिवाजी के समय पर, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय पर भी एक व्यक्ति थे जिनको कहा जाता है कि वो क्या थे, हमारे नेवी से जो मराठा की नेवी सेना को काफी मजबूत किए थे। उनका नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये काम किए। उसके बाद लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक, अब देखिए इनके नाम पर एक स्वर्ण पदक दिया जाता है भारत में अभी भी। तो लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक, इसको कोट अनकोट में यहां लिखा है, पीडीएफ मिलेगा उसमें और देख लीजिएगा। लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है उसका जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है, कई कैडेट होते हैं, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है उसको दिया जाता है लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक। किसके द्वारा? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को। तो ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अहोम विद्रोह के बारे में, क्योंकि ये तो मुगलों के साथ विद्रोह था, लेकिन अहोम विद्रोह इसको हम बोलते हैं क्या? सराय घाट की लड़ाई। ध्यान रखिएगा। लेकिन अहोम विद्रोह की जो बात होगी वो किससे है? ब्रिटिशर्स से है, मतलब अंग्रेजों से है। तो देखिए अहोम विद्रोह, प्रथम बर्मा युद्ध जब हुआ था भारत में, प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ है अंग्रेजों के साथ, वो कब? 1824 से 26। और इसमें अंग्रेजों ने इनसे वादा किया था अहोम साम्राज्य के लोगों से कि हम जीत जाएंगे, उसके बाद असम को छोड़ देंगे। लेकिन वो अपने संघर्ष के जब ये काम वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने अहोम क्षेत्र को कंपनी के शासन में समाहित करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो अहोम शासक मतलब क्षेत्र है उसको क्या किए? कंपनी के क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करने लगे। और अंग्रेजों का ये काम ही था कि वादा करते थे और बाद में फिर अपने वादे से मुकर जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे स्टैटिक। तो ये काम किए। जब ऐसा किए तो उस समय 1828 में एक अहोम राजकुमार गोंधर कुंवर, अब लचित बोरफुकन की बात यहां नहीं आएगी, लचित बोरफुकन तो इधर है, ध्यान रखिएगा। ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं कि कभी अहोम विद्रोह पूछ ले, शायद अहोम न्यूज में है तो अहोम राजकुमार गोंधर कुंवर और धनंजय बोरगोहेन, जयराम खारगरिया फुकन जैसे, ये फुकन ये है खारगरिया फुकन, ध्यान रखिएगा, जयराम खारगरिया फुकन, लचित बोरफुकन नहीं, जैसे देशवासियों के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। कुल मिलाकर ये लोग क्या कर दिए? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। विद्रोह को अंग्रेज यही करते थे कि अंग्रेजों के पास सेना अच्छी थी, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक तकनीकें थी, हथियार थे। तो उन्होंने क्या कर दिया? इस विद्रोह को, इनके विद्रोह को, अहोम विद्रोह को कुचल दिया। ये तो चाहते थे कि हम क्या हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन ये स्वतंत्र हो नहीं पाए, अपने जो मंतव्य में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? इस विद्रोह को कुचल दिया। और उसके बाद जो विद्रोही थे उनमें से बहुत से आत्मसमर्पण कर दिए, कुछ भाग गए। अंततः क्या किया गया? गोंधर और उनके दोस्तों ने नागा पहाड़ियों में शरण ली। बाद में उन्होंने भी क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत से लोगों को अंग्रेजों ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर उनको प्रताड़ित किया। और अंततः कंपनी ने सुलह का रुख अपनाया। और सुलह का रुख कैसे अपनाएगा? तो उसने क्या कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को राजा बना देगा जो अंग्रेजों की बात मानेगा। वही काम इन्होंने कर दिया कि अंत में कंपनी के ने सुलह का रुख अपनाने का फैसला किया और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया, जो अहोम के ही शासक थे। और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन असमिया शासक को बहाल कर दिया। ब्रिटिश शासन के अधीन, ध्यान रखिएगा, असम जो शासक है असमिया शासन को क्या कर दिया? बहाल कर दिया। और इस तरह एक स्वतंत्र अहोम साम्राज्य का अंत हो गया। कब? 1928 में। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। इस न्यूज के कारण जितनी भी बातें हो सकती थी प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से वो मैंने बताया। अब इस पर एक संबंधित अभ्यास प्रश्न यहां दिया गया है, इसको हल करके आप देखिएगा कि जो हमने पढ़ा है उससे ये प्रश्न हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज पर, अगले खबर पर। अगला खबर क्या है? तो केरला टू एक्सपेंड फार्मिंग ऑफ जीआई टैग्ड ओन्ना टुकुरा सीसेम, द हिंदू के पेज 6 पर आया है। और इसको मैं सिंपल तरीके से आपको ये बताता हूं कि जनवरी 2023 में ये एक तिल है, ओन्ना टुकुरा तिल है। इस तिल को जीआई टैग मिला। और जीआई टैग जब मिल गया तो केरला अब चाह रहा है क्या? केरल अब ये चाह रहा है कि इसके कृषिगत क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों को तो उसको पूर्ति किया जा सके और लाभ कमाया जा सके, किसानों को भी इससे फायदा हो। तो ये क्या केरला चाह रहा है। अब यहां हमको पढ़ना क्या चाहिए? तो यहां हमको एक तो पढ़ लेना चाहिए कि ओन्ना टुकुरा सीसम क्या है। इसको जीआई टैग मिला है तो कोई ना कोई विशेष गुण इसमें होगा। और दूसरा हमको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जीआई टैग को समझ लेना है कि जीआई टैग क्या है। तो देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं
इससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2015 में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओन्ना टुकुरा तिल के बारे में। तीसरे में मतलब होता है क्या, तिल। तिल आप समझ ही रहे हैं, अभी सर्दी का समय है, तो अब देखिएगा सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे तिल के लड्डू वगैरह तिल खाना लोग शुरू करेंगे। तो ओन्ना टुकुरा तिल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको जीआई टैग कैसे मिला, फिर जीआई टैग के बारे में देखेंगे। तो ओन्ना टुकुरा तिल को जनवरी 2023 में भौगोलिक संकेत, जीआई टैग को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, भौगोलिक संकेतक या भौगोलिक संकेत, तो भौगोलिक संकेतक या टैग प्रदान किया गया था। कब किया गया था ये आप दिमाग में रखिए। फिर केरल कृषि विश्वविद्यालय ने 3 साल इस पर काफी शोध किया और फिर उस शोध के नतीजों को बताया, तब जाके उनको क्या हुआ, ये टैग हासिल हुआ। तिल मध्य त्रावणकोर, मध्य त्रावणकोर मतलब क्या, केरल का ही भाग है, तो मध्य त्रावणकोर के ओन्ना टुकुरा क्षेत्र में उगता है। तो ओन्ना टुकुरा जो उसका नाम रखा गया है वो क्षेत्र के नाम पे ही रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ क्षेत्र है, तो मध्य त्रावणकोर, केरल राज्य के मध्य त्रावणकोर के ओन्ना टुकुरा क्षेत्र में उगता है। तो ये इसकी कुछ विशेष बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि ओन्ना टुकुरा तिल के क्या लाभ है, इसमें क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रमुख विशेषताओं में क्या है, देखिए ओन्ना टुकारा तिल और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। तिल का तेल आपको पता है कि वात संबंधी रोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कई बार जब वात संबंधी रोग होते हैं तो मालिश करने के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है। 18वीं शताब्दी से ही जो तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य के पारंपरिक आयुर्वेदिक वैद्य थे, वो गठिया रोग, वात संबंधी रोग मतलब वात रोग में ही गठिया रोग आता है, जो ज्वाइंट पेन होता है, तो गठिया रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए ओना टुकारा जो तिल है इसका उपयोग किया करते थे और अभी भी हो रहा है। अगली बात, ओना टुकुरा तिल में असंतृप्त वसा की उच्च सामग्री इसे हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद बनाती है। तो आपको पता है कि फैट, आजकल हम बोलते हैं कि फैट लेना सही नहीं है, तो वसा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे अगर हम एक बात तो हम करें, वैसे तो आप देखेंगे ओमेगा 6, 12 ऐसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम सिंपल यह बात करते हैं संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, जो संतृप्त वसा होता है ये हमारे लिए हानिकारक होता है, ये हमारे शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदय संबंधी विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जो असंतृप्त वसा होता है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है और इसलिए ये काफी हमारे लिए लाभदायक है। हृदय रोगी अगर इसका प्रयोग करते हैं, तेल के अन्य तेलों के जगह पे इसको प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए काफी ये फायदेमंद होगा। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। मैं थोड़ा पेन बदल लूं, उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। देखिए एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि ओना टुकुरा जो तिल है इसमें अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट आपको पता ही है कि शरीर में जो अधिकतम मात्रा में अगर ऑक्सीजन की मात्रा हो रही है तो वो भी क्या करता है, रिएक्शन करके हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई, लेनोलिक एसिड, पानीटोलिक एसिड इत्यादि जैसे बहुत से इसमें चीजें पाई जाती हैं जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं कभी पूछा आ सकता है कि ओना टुकुरा जो तिल है उसमें ये चीज होता है, ऐसा चीज पाया जाता है, तो आप एक बार इसको देखते रहेंगे अगर बार बार एग्जाम के पहले, तो आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये उस तिल का फोटो है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये है ओना टुकुरा तिल। अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा जीआई टैग के बारे में, भौगोलिक संकेतक के बारे में, क्योंकि जीआई टैग मिला है तो जीआई टैग के बारे में भी थोड़ा हमको कम से कम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो समझ ही लेना चाहिए। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है जीआई टैग, क्या है ये हम समझ लें। देखिए
भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत या प्रतीक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है। जैसे आप पीछे देखे थे, अभी क्वेश्चन आया था बनारसी साड़ी पर 2015 वाला जो दिखाया, तो ये एक विशेष क्षेत्र पर ही बनते हैं और वहां की क्वालिटी ही एक वहां पे मैच करती है। अन्य जगह पे अगर कोई बनाता है तो उस तरीके की क्वालिटी नहीं बना पाता है, इसलिए उस क्षेत्र को ही दिया जाता है। तो एक प्रतीक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है और इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। अलग अलग क्षेत्रों पे जो हमको मिल जाता है जीआई टैग, वहां के समान अक्सर देश में भी लोग यूज करते हैं और कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर उसको प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग उसकी काफी डिमांड करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का ही अगर कोई अन्य जगहों पर बना रहा है तो उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी, ना लोग उस पर उतना रिलाई करेंगे। इसलिए जीआई टैग दे दिया जाता है उस विशिष्ट क्षेत्र को। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन तथा प्रसंस्करण उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहां के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे एक मुर्गा है कड़कनाथ, उसको मध्य प्रदेश में मिला है, झाबुआ में, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से अलग अलग जो कुछ उत्पाद हैं उनको एक विशिष्ट क्षेत्र में संकेतक दिया जाता है जिससे कि उसके डिमांड को बढ़ाया जाए, प्लस उसकी गुणवत्ता को हम एकदम सुनिश्चित कर सके कि हाँ एकदम गुणवत्तापूर्ण चीज ही वो आ पाएगी, कोई उसका नकल नहीं कर पाएगा या कोई उसमें कोई उस नाम का या उसके गुणवत्ता में नकल करके उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। अब बताती है कि क्या एक ही उत्पाद का जीआई टैग एक से अधिक क्षेत्रों को प्राप्त हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो हाँ हो सकता है। तो उदाहरण क्या है, देखिए जीआई टैग एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों के लिए दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोल्हापुरी चप्पल जो है, इस पर जीआई टैग कर्नाटक को और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को मिला है। तो कई बार अगर ऐसे फैक्ट आपको बना दे कि जीआई टैग केवल एक क्षेत्र को ही दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, एक से अधिक क्षेत्र को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोल्हापुरी चप्पल। अब भारत में इसको कौन देता है या कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक संकेतक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसी मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत भौगोलिक संकेत को जारी किया जाता है। तो यह भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन जारी करता है जीआई टैग। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए किया जाता है। भौगोलिक संकेत, क्योंकि ये आईपीआर का एक मुद्दा हो जाता है, तो इसको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और उसके बाद फिर इसके पंजीकरण को क्या करना पड़ता है, नवीनीकृत कराना पड़ता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमन और कानून क्या है इसके लिए। सबसे पहले भारत का समझ लेते हैं कि भारत में क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक ब्रैकेट में पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है या विनियमन किया जाता है इसका, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भारत में इस कानून के माध्यम से ये जारी किया जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं, एक संस्था का नाम अक्सर आप सुनते होंगे, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, देखिए जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। और एक मुख्य बिंदु यहां पे और दिमाग में रखिएगा आप, ट्रिप्स के बारे में। आपको पता है कि ट्रिम्स और ट्रिप्स अक्सर सुनते होंगे आप इसको साइंस टेक में भी सुनते हैं और इकोनॉमी अर्थशास्त्र में भी सुनते हैं। कई जगहों पे जहां डब्ल्यूटीओ की बात आती है, ट्रिप्स और ट्रिम्स की बात आती है, तो ट्रिप्स के तहत ये शामिल है। देखिए जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते के व्यापार संबंधी पहलुओं के अंतर्गत भी शामिल है।
तो ये आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून विनियमन समझ लेना है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीआई टैग इसके तहत शामिल है, जीआई टैग इसके तहत शामिल है, ऐसे कुछ कथन बनाएगा तो आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। और अगर आपने इतनी बात ध्यान से समझ लिया है तो इस अभ्यास प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले खबर पर, अगले न्यूज पर, और ये न्यूज हम लोग मुख्य परीक्षा के अनुसार कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अच्छा मुख्य परीक्षा तो मैं बोल रहा हूं लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम इस तरीके से ही इसको कवर करेंगे आज कि आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कुछ भी इससे आता है अगर विनियमन से मुद्दा, तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें पाठ्यक्रम अगर हम देखें तो मैंने इसको थोड़ा सा और एनरिच करने के लिए दो जगहों पे इसको जोड़ा है और दो तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास किया है। एक तो GS1 में आएगा जो विश्व एवं भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, और दूसरा GS2 में इसका रोल दिखेगा, इस पार्ट में भी दिख जाएगा और इस पार्ट में भी दिख जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो इन दोनों जगहों पर जो हम पढ़ेंगे काम आएगा और इसी तरीके से इसको हम शामिल भी करेंगे। पहले पेपर 2 वाले मुद्दे को देखेंगे और फिर पेपर 1 वाले मुद्दे को देखेंगे कि क्या इसमें आ सकता है, लोकेशन बेस्ड जो इसकी अवस्थिति के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि खबर में क्या आया था, क्योंकि जो खबर है वो तो इंग्लिश में है और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो स्वाभाविक सी बात है कि खबर के बारे में आपको बता दूं मैं कि खबर में क्या क्या आया था, उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है वो मैं देखेंगे आगे। सबसे पहले खबर में क्या आया है समझिए। खबर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने अपने एडिटोरियल में यह कहा है लेखक कि दवाओं के निर्माण के विनियमन को सुनिश्चित करने तथा दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से एक नए पोर्टल के विकास के लिए एक टीम का गठन किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिससे कि दवाओं के विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाए। अब आपके मन में प्रश्न यह आएगा कि इस पोर्टल पर होगा क्या? तो ध्यान रखिए, इस पोर्टल पर दो काम होंगे। इस पोर्टल पर दो काम क्या होंगे? तो एक तो जो विनिर्माण कंपनियां हैं, जो इसको बनाती हैं कंपनियां, वो इस पोर्टल पर अपने कच्चे मालों का ब्यौरा रखेंगी। कच्चे माल जो भी प्रयोग करेंगी उसका डेटा, उसका पूरा ब्यौरा रख देंगी इस पोर्टल पर। और दूसरा, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो विक्रेता हम बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? अपने पूरे इनवॉइस को कि कितना उन्होंने खरीदा, कितना उन्होंने उसको बेचा आगे खुदरा वालों को या थोक वालों को, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? अपना पूरे इनवॉइस को, अपने पूरे लेखा जोखा को क्या करना है? इस पोर्टल पर रखना है। तो ये पोर्टल बनाने के लिए अभी बात की गई है, इसलिए न्यूज में मुख्य रूप से आया है ये। और इस पोर्टल पर क्या होगा मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें विनिर्माण कंपनियों को अपने कच्चे माल का पूरा ब्यौरा देना है और डिस्ट्रीब्यूटर को, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको क्या करना है? तो अपने पूरे इनवॉइस का ब्यौरा इस पोर्टल पे रखना पड़ेगा। अब पोर्टल बनेगा तो और देखेंगे, अभी ये बात हुई है। अब बात आती है कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका WHO और अमेरिका का FDA, अभी कुछ दिन पहले मैं चिकनगुनिया का जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है, आजकल ये ग्लोबल तरीके से नियामक बनने लगा है। तो FDA द्वारा 7 खांसी के सिरप को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। किसके? भारत के। भारत के 7 खांसी के सिरपों को WHO और अमेरिका के FDA खाद्य एवं ड्रग जो प्रशासन
निकाय है, प्रशासनिक निकाय है, उसके द्वारा 7 खांसी के सिरपों को मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है, सब स्टैंडर्ड पाया गया है। और उसने भारत सरकार के समक्ष चिंता जाहिर की है कि इनके गुणवत्ता में काफी खामियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए भी ये न्यूज में रहा है और इसके कारण ही ये काम हुआ है यहाँ पे। अब थोड़ी बात आपको दिमाग में रखनी है, इससे पहले अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कुछ समय पहले जाम्बिया में कफ सिरप के कारण ही बहुत से बच्चे मरे थे, और वो कफ भारत की ही कफ सिरप थे। तो इस तरीके के कई चिंताएं आ रही हैं, उन सबको सही करने के लिए ही भारत सरकार इस पोर्टल की तरफ जा रही है। अब अगली बात क्या है कि ये बात तो हो गया, लेकिन भारत सरकार ने माना नहीं है, लेकिन कि हाँ भारत सरकार ये मानी नहीं है कि हमारे कफ सिरप सब स्टैंडर्ड है या मानकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन लेखक लिख क्या रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो अध्ययनों के अनुसार इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण क्या क्या है वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कारण क्या है, तो विनियमन संस्थाओं की दक्षता और संख्या में कमी के कारण खराब विनियमन हो रहा है। हमारे देश में जो ड्रग के लिए विनियमन संस्थाएं हैं उनकी दक्षता और संख्या कम है, जिसके कारण विनियमन सही से नहीं कर पा रही हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि बेकार दवाइयां बन रही हैं, मानक के अनुरूप दवाइयां नहीं बन पा रही हैं। अगला, दवा निर्माण की आउटसोर्सिंग आप समझ सकते हैं कि दवा कंपनियां अपना काम क्या किसी अन्य से करा रही हैं, तो आउटसोर्सिंग कर रही हैं। तो जो अन्य दवा बनाने वाले हैं, जो उनके सहायक दवा बना के उसको दे रहे हैं, उनको रेगुलेशन सही से नहीं किया जा पा रहा है, तो बना के दे रहे हैं, अपना ब्रांड लगा रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ब्रांड नहीं लगा रहे तो जेनरिक वाली जो कंपनियां हैं फिर उसको बेच रही हैं। तो ये एक समस्या है आउटसोर्सिंग का। अगला उन्होंने एक बात किया कि फ्लाई बाय नाइट, जो ऐसा कुछ संस्थान है जो ड्रग बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, लेकिन कब वो खत्म हो जाए और स्थिर प्रकृति के हैं, कब वो अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाए, खत्म हो जाए, उनके बारे में पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो हैं द्वारा निर्माण ने विनियमन को और अधिक मुश्किल बना दिया है, क्योंकि ऐसे लोग दवाइयों का निर्माण करने लगे हैं जो अस्थिर प्रकृति के हैं, कब वो अपना सारा पैकअप करके कहां निकल लें, तो उनका विनियमन करना और हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और क्या है, अलग अलग राज्यों में एक से अधिक नियम और विनियमन की उपस्थिति है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग नियम कानून और विनियमन के लिए प्रावधान है, तो उसके कारण एकीकरण नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। अगली बात, विभिन्न नियामकों के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें भी मिलावट होती है, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है या दवाओं में अगर कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन दोनों के लिए कई बार इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है एक ही चला जाता है या एक ही संस्था दोनों को करती है, तो इनके बीच में सीमांकन नहीं है, ये भी एक समस्या है। और क्या बात कर रहे हैं, ये सब मैं न्यूज को समझा रहा हूं आपको। और क्या बात कर रहे हैं वो, तो बता रहे हैं कि भारत सरकार ने एनएमसी जो राष्ट्रीय औषधि कमीशन है के माध्यम से, अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से अगस्त 2023 में निम्नलिखित कदम उठाए। ये तो आप जरूर पढ़े होंगे कि 2023 अगस्त में भारत सरकार ने क्या बोला कि चिकित्सकों को जेनेरिक दवाइयां लिखने का निर्देश दिया जाए। चिकित्सक क्या करें, जेनेरिक दवाइयों को लिखें। जेनेरिक दवाई क्या है, अभी अगले जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे। अभी तो मैं केवल न्यूज को समझा रहा हूं आपको कि खबर में क्या था, जिसका चिकित्सकों ने क्या किया, विरोध किया। चिकित्सकों ने बोला कि जेनेरिक दवाइयां लिखने पर क्योंकि उनकी गुणवत्ता सही नहीं रहेगी तो जो मरीज हैं उनको उपयुक्त मात्रा में फायदा नहीं हो पाएगा। फिर दवाइयां निर्माताओं को WHO के दवा निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों को पालन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। WHO दवाओं के निर्माण के लिए कई मानक जारी किया करता है, तो भारत सरकार ने बोला एनएमसी के तहत कि आप WHO के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ही दवाओं का निर्माण करें। तो ये बात हुई थी पहले, जो एडिटोरियल में उन्होंने बताया है। और बाद में वो बता रहे हैं कि जो माशेलकर समिति है 2003 में गठित की गई थी, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये तो एडिटोरियल में 2 बातें केवल किए हैं कि इसको ठीक करना है तो माशेलकर समिति की सिफारिशों को लागू करें। क्या,
तो प्रत्येक 50 दवा निर्माता इकाई पर एक ड्रग पर्यवेक्षक होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। प्रत्येक 200 खुदरा दवा विक्रेता पर एक पर्यवेक्षक होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया था। तो एडिटोरियल जिनके द्वारा लिखा गया है वो बताते हैं कि इन चीजों को ठीक करना है तो ये काम हमें करना चाहिए जो अभी नहीं है। अब हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, क्योंकि ये तो एडिटोरियल में क्या समझाया गया है वो बात थी। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्ट इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले औषधि, मेडिसिन क्या है, संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि क्या है। तो औषधि क्या है? तो रोगों के कारणों को दूर करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें औषधि कहा जाता है। कई बार इसको ड्रग भी बोल देते हैं लोग, तो औषधि कहा जाता है। ड्रग मतलब केवल वही नहीं जो ड्रग आप सुनते होंगे कि नशा करने के लिए लिया जाता है। अच्छा, विज्ञान की जिस शाखा में औषधियों का निर्माण एवं क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे हम औषधि विज्ञान बोलते हैं। या आप थोड़ा सा समझ लें तो ठीक है। औषधि विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक औषधि निर्माण और दूसरा क्या है, औषध प्रभाव। एक में औषधि निर्माण की प्रक्रिया देखी जाती है, दूसरे में देखा जाता है कि औषधि का प्रभाव कितना हो रहा है। तो ये दो इसके क्षेत्र होते हैं औषधि विज्ञान के। औषधियों के प्रकार हम देखें तो कुछ अगर अलग तरीके से देखेंगे कि किन आधार पे कर रहे हैं तो अलग अलग आधारों पे अलग अलग हो जाएगा। यहां पे मैं आधार क्या लिया हूं कि ब्रांड आधारित है या ब्रांड आधारित नहीं है। तो औषधियों के दो प्रकार है, ब्रांड आधारित और जेनेरिक। ब्रांड आधारित दवाइयां क्या है? देखिए, दवा कंपनियां, जो बड़ी बड़ी दवा कंपनियां हैं वो काफी रिसर्च करती हैं, रिसर्च में पैसा लगता है, फॉर्मूला बनाती हैं किसी दवाई के लिए, उसका पेटेंट ले लेती हैं आईपीआर के माध्यम से और फिर बनाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ये ब्रांड आधारित दवाइयां हैं। लेकिन एक समय के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो जो दूसरी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उसका निर्माण करने लगती हैं। तो उन निर्माण करती है तो उनको क्या है, न रिसर्च किए हैं न उनका अलग से खर्चा हुआ है, वो दवाइयों का निर्माण करते हैं तो अपेक्षाकृत सस्ता रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेरिक दवाइयां। और भारत सरकार का जो 1970 का अधिनियम है इससे संबंधित, उसमें इसका प्रावधान है जेनेरिक दवाइयों का। और भारत की जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो काफी प्रसिद्ध गई हैं। अफ्रीका के देशों में जो गरीब देश हैं उनके लिए वरदान भी साबित हुई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी रहे हैं। तो आज हम जेनेरिक दवाइयों के क्या चैलेंजेस है, क्या चीजें हैं, उस पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम विनियमन, जो उसकी प्रावधान है, विनियामक प्रावधान है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार देखिए, ब्रांड आधारित औषधियां क्या है, इस प्रकार की औषधियों का निर्माण बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट लेकर एक विशेष नाम के द्वारा किया जाता है। जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब का एक नाइस है दर्द निवारक, ऐसे ही आप देखेंगे डोलो आप देखते हैं, डोलो क्या है, बुखार की दवाई है। ये सब ब्रांडेड दवाइयां हैं। जेनेरिक दवाइयां क्या है, तो ऐसी दवाइयां जो किसी कंपनी के ब्रांड के नाम पर नहीं बेची जाती बल्कि रासायनिक फॉर्मूला के आधार पर बेची जाती हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल, दर्द के लिए एनाल्जेसिक, ऐसे नाम आते हैं। तो अलग अलग ये क्या रासायनिक फॉर्मूले के नाम पर बेची जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन पर पेटेंट लागू नहीं होता है, पेटेंट के बाहर होती हैं ये, और ये सस्ती होती हैं अपेक्षाकृत, ये काफी महंगी होती हैं। भारत की जेनेरिक दवाइयों के कारण भारत में मेडिकल टूरिज्म भी खूब बढ़ा है। खैर वो अर्थव्यवस्था का अलग मुद्दा हो जाएगा, इसलिए उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि वर्तमान में नकली दवाइयों के विनियमन की सामंजस्य समस्याओं के मुख्य कारण। अब देखिए, नकली दवाइयां बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो दवाइयां हैं उनके विनियमन के लिए क्या समस्याएं हैं या क्या मुख्य कारण हैं उन समस्याओं के। सबसे पहली बात करते हैं कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी है। मान लीजिए कोई नकली दवाई निर्माता नकली दवाई बनाया, बेच रहा है, जो निरीक्षण करने वाले इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा पकड़े गए तो उनको पैसा खिला देते हैं, उसके बाद मामले को दबा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि घूस देके छूट जाते हैं और उससे पकड़े जाने, उनको मतलब छूट जाने में या पकड़े जाने से बचने में क्या होती है, मदद मिलती है। अगला, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाएं। भारत में जो औषधियों के परीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, तो लैब कम है। दूसरी चीज, उसमें जितनी व्यवस्थाएं चाहिए, उपकरण चाहिए, उन उपकरणों की कमी है, तो ये एक समस्या है। अगला, विशिष्ट विनियामक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कैडरों की कमी।
अलग अलग दवाइयों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के दवाइयों के लिए अलग अलग कैडर की जरूरत पड़ेगी। एनआरएक्स के लिए अलग कैडर चाहिए, तो अलग अलग दवाइयों के लिए अलग अलग कैडर चाहिए। उन कैडरों की कमी है, तो फिर एक ही सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य जनरलाइज व्यक्ति है, सभी चीज को देखता है और इसलिए वो सही तरीके से विनियमन नहीं हो पाता है, मतलब उसका परीक्षण नहीं हो पाता है। अगला अनुचित विपणन। अनुचित विपणन मतलब क्या कि बाजार में बेचने की प्रक्रियाओं में क्या कर देना, काफी धांधली करना, अनुचित तरीके से विपणन करना। कैसे? तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां, अच्छा फार्मास्यूटिकल को हम भेषज क्षेत्र भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दवा क्षेत्र को भेषज क्षेत्र भी कहा जाता है। कभी भेषज क्षेत्र आ जाए तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हालांकि अधिकतर जगहों पर फार्मास्यूटिकल शब्द ही हिंदी में भी लिखा जाता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां गलत या भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी दवाइयों के लिए बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। कई बार आप देखेंगे कि सेरेडॉन बोलते हैं कि सेरेडॉन, पल भर में दर्द आराम, ऐसे तमाम प्रकार के दवाइयां अलग अलग भ्रामक प्रचार करती हैं, जिसको लेकर लोग क्या करते हैं, खरीदने लगते हैं। तो ये एक समस्या है। कई बार आप देखेंगे कुछ समय पहले एक सिरप निकला था, उस सिरप में केवल शुगर था, केवल ही चीनी के घोल था और कुछ था ही नहीं। तो ये सब समस्याएं हैं। आगे, राज्य और केंद्रीय स्तर में अपर्याप्त या कमजोर दवा नियंत्रण बुनियादी ढांचा है। राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर जो बुनियादी ढांचा होनी चाहिए दवा नियंत्रण के, वो कम है। कैसे? तो भारत में फार्मास्यूटिकल के लिए नियामक और संरचना कमजोर और कम वित्त पोषित है। कम पैसा लगेगा तो कम, भाई अब मान लीजिए रिक्तियां हैं, जो इंस्पेक्टर है उनकी भर्ती नहीं हुई है, तो संसाधन ही नहीं है। तो इस तरीके से ये समस्या है। अगला, औषधि निरीक्षकों की कमी, अभी जो बताया मैं। उपभोक्ता जागरूकता की कमी। अब भारत में तो अगर मान लीजिए दवा खरीदने कोई जा रहा है तो अधिकतम लोग, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अगर सस्ती दवा मिल रही है तो वो गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है यही दवाई दे दो, ये ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता की कमी। कई भारतीय उपभोक्ता नकली दवाओं के खतरों से अवगत नहीं है। वे अक्सर बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं से दवाएं खरीदते हैं, जिन्हें नकली दवाएं बेचने की संभावना अधिक होती है। तो ये एक समस्या, ये सारी समस्याएं हैं कि किस तरीके से विनियमन में समस्याएं हैं हमारे यहाँ देश में। अब बात करते हैं कि हमारे देश में कानून कौन से हैं, किन कानूनों के माध्यम से हम रेगुलेट कर रहे हैं, विनियमित कर रहे हैं, और संस्थाओं की ही बात करेंगे। तो वर्तमान में दवा उद्योग को विनियमन हेतु कानून और संस्थाएं। सबसे पहले संस्था की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, फिर कानून की बात करेंगे। तो पहली संस्था है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, CDHCO। क्या करती है ये? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। तो ये इसके बारे में आप दिमाग में रखिएगा, कभी पूछ सकता है। उसके बाद ये काम क्या करती है? तो दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन। कई बार आप देखते हैं कि किसी सौंदर्य प्रसाधन का खबर आता है कि इसको लगाओ और 7 दिन में 5 दिन में गोरे हो जाओ, खरीद लेते हैं लोग। तो सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना इसका क्या है? कार्य है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसको MPPA बोलते हैं, इस पर विगत वर्षों में प्रश्न दिया चुका है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण MPPA दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। कई दवाओं के लिए मूल्य निर्धारित कर देता है कि इससे ज्यादा कीमत में आप नहीं बेच सकते हैं। जैसे हृदय में लगने वाला स्टेंट, तो एक मेडिसिन लगा हुआ स्टेंट होता है, एक सिंपल स्टेंट होता है। उसकी कीमत पहले बहुत ज्यादा होती थी, तो लोग एंजियोग्राफी कराते थे या हार्ट का जब भी कुछ समस्या होता था तो लगवा नहीं पाते थे गरीब लोग, तो उसका उसने क्या कर दिया? कीमत तय कर दिया। ऐसे ही कुछ अनिवार्य जो दवाइयां हैं उनका ये कीमत तय करती है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नहीं है, बल्कि किसके तहत है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आती है। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है। और अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC। इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड स्लाइड लगाए हैं, उसको देख लेते हैं, फिर कानून पर आएंगे। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ये क्या है समझिए। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत हुई थी।
इस अधिनियम के तहत एनएमसी में 25 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसके तहत 3 स्वतंत्र निकाय बनेंगे। वो 3 स्वतंत्र निकाय कौन से हैं अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 स्वतंत्र निकाय इसके तहत बनेंगे। इसके कार्य क्या है? तो मेडिकल शिक्षा में उच्च मानकों की रक्षा के लिए नीतियां तय करना और इस संबंध में आवश्यक विनियमन भी करना, मेडिकल संस्थानों, अनुसंधान और पेशेवरों को विनियमित करना और इस संबंध में आवश्यक नीतियां बनाना। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन और रोड मैप तैयार करना। और इसमें एक बिंदु आप दिमाग में रख सकते हैं कि मानव संसाधन और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, यह भी इसका काम है। कमीशन स्वतंत्र बोर्ड और राज्य मेडिकल परिषदों की सही कार्यप्रणाली के लिए नीतियां बनाएगा। मतलब इसके तहत ही जो राज्य मेडिकल परिषद होते हैं उनको विनियमित किया जाता है, उनके लिए कार्यप्रणाली बनाया जाता है और इस संबंध में आवश्यक विनियमन करना। स्वतंत्र बोर्ड के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, जो भी स्वतंत्र 3 बोर्ड बनाए जाएंगे उनके बीच में सामंजस्य बना रहे वो सुनिश्चित करेगा ये। राज्य मेडिकल परिषदों को निर्धारित नियमों और मार्गदर्शिकाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। मतलब राज्य के जो स्वायत्त बोर्ड हैं, राज्य जो स्वायत्त बोर्ड का गठन किए हैं, उनको जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं मेडिकल क्षेत्र में, उन नियमों को और जो भी सुझाव है उनको लागू करने के लिए, पालन करने के लिए ये आवश्यक कदम उठा सकती है। अगला, मेडिकल पेशेवर में नैतिकता का पालन करने के लिए नीतियां बनाना और कोड तय करना। मेडिकल पेशेवर डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन सबके लिए भी कोड और नीतियां बनाना, किस तरीके से काम करना है। प्राइवेट मेडिकल संस्थानों के शुल्कों और अन्य शुल्कों के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार करना। जो प्राइवेट मेडिकल संस्थान है उनके लिए कितना कीमत लेना है, उसके बाद उनके लिए क्या मार्गदर्शन, किन किन चीजों को लागू करना है अपने यहाँ, उसको एक रोड मैप देती है बना के ये, और अन्य शक्तियों और कार्यों का निर्वाह करती है जो इसको दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है, इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पहले राष्ट्रीय चिकित्सा कमीशन नहीं हुआ करता था, अभी ये राष्ट्रीय चिकित्सा कमीशन इसका नाम रखा गया है, पहले परिषद था, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि पीछे अब हम कानून की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कानून इसमें हैं। देखिए, औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940, इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, लेकिन मुख्य इसका काम क्या है? तो औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के आयात, विनिर्माण, वितरण और विक्रय को विनियमित करने के लिए। तो ये संस्थाएं भी कोई काम करेंगी तो कानून के तहत ही करेंगी ना, तो इसलिए ये कानून दिया गया है, इस कानून के माध्यम से ये काम करेंगी। दूसरा क्या है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। कई बार आप देखते हैं कि जो ट्रायल होता है दवाइयों का वो अनएथिकल तरीके से होता है, अनैतिक तरीके से हो जाता है। लोगों को अगर शामिल करना है दवाओं के ट्रायल में, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसके तहत देखा जाता है। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस दिशा निर्देशों में नैदानिक परीक्षणों को आयोजित करने के लिए मानक बनाता है कि किस तरीके से आप क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। अगला फार्मेसी एक्ट 1948 है, फार्मेसी के पेशे को विनियमित करता है कि जो मेडिकल खोल रहे हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सबको ये विनियमित करता है। अगला, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, इसके माध्यम से आप दवाओं को लेकर भ्रामक या गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं, एडवर्टाइज प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके तहत संस्थाओं के द्वारा उनको विनियमित किया जाता है। यही लिखा है, कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए, विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए, जैसे उपचारों के कुछ दवाइयों में जादुई गुण होने के दावे। कई बार आप देखते हैं कि कुछ दवाओं के लिए जादुई, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दवाई खा लो बाल उग जाएंगे, 7 दिन में ही बाल उग जाएंगे। तो ये सब अनैतिक चीजें हैं और इसको इस कानून के तहत विनियमित किया जाता है। आगे ये 2 कानून जो है आप दिमाग में रखिएगा। नारकोटिक नशीली पदार्थों के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अगर कोई एक व्यक्ति भी इसका यूज कर रहा है और पकड़ा गया तो इस कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और अगर कोई व्यक्ति स्वापक, औषध, मनोप्रभावी पदार्थ
अवैध व्यापार अधिनियम 1988 के तहत पाया जाता है, व्यापार करते हुए, नशीली पदार्थों का, ड्रग्स का व्यापार करते हुए, तो उस पर यह कानून लगेगा। ये देखिए लिखा है कि स्वापक औषधियों और मनोप्रभावी प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण के लिए दिए गए, इसमें क्या किए गए हैं, निरोध, इसको रोकने के लिए इसमें विषय और उपबंध किए गए हैं 1988 वाले में। तो ये कुछ कानून है, इनको आप दिमाग में रखेंगे, कुछ का उल्लेख अगर मेंस में आता है कभी करेंगे तो आपका आंसर एनहेंस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माशेलकर समिति बनी थी 2003 में, इसके 2 सुझाव तो एडिटोरियल में बता दिए हैं, बाकी कुछ और हम बातें कर लेते हैं कि क्या क्या सिफारिशें इन्होंने किया है। माशेलकर समिति 2003 की सिफारिशें कुछ क्या है। पहले तो उद्देश्य, इनको ये समिति गठित क्यों की गई थी, तो आप समझ गए हैं कि भारत सरकार ने नियामक बुनियादी ढांचे, इसकी सीमा और देश में नकली या घटिया दवाइयों की समस्या के संबंध में सभी पहलुओं की जांच के लिए डॉक्टर R.A. माशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। 2003 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्या बताया था इसने, तो व्यापार एसोसिएशन द्वारा दोषी सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली का निर्माण और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, मतलब जो दोषी व्यक्ति है उस पर कड़े से कड़े कार्यवाही किया जाए। अगला, जिन राज्यों में बड़ी संख्या में दवा वितरण आउटलेट्स, बहुत ज्यादा दवा वितरण जो कंपनियां, दवा वितरण कंपनियां या मेडिकल हैं, उन्हें कम से कम समय में सभी श्रेणियों की दवाओं का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना। अभी हमने पीछे देखा कि प्रयोगशालाओं की कमी है। राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा बार बार ऑडिट किया जाना। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से निरीक्षण का काम हो रहा है, उसके लिए एक टीम बनाकर कंटिन्यूअस उसका ऑडिट करना है। फिर राज्य औषधि नियंत्रण संगठन को सक्षम और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ तत्काल मजबूत किया जाना, रिक्तियों को भरा जाए। ऐसा न हो कि रिक्तियां वैसे ही पेंडिंग रहे और इंस्पेक्टर निरीक्षक की कमी रहे। नकली और हानिकारक दवाओं के निर्माण और विक्रय से संबंधित अपराधों की सजा को और बढ़ा दिया जाए और उनकी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, एक रूपता बनाया जाए पूरे देश में, ये काम करना चाहिए। दवा वितरण दुकानों के प्रसार को हतोत्साहित करना, ऐसा नहीं कि खूब दवा के लिए दुकान खोले जाए, इसको हतोत्साहित किया जाए, कम से कम किया जाए। ऐसा इन्होंने बताया कि मतलब सही मायने में जो दवा विक्रेता है वही लाइसेंस लेकर खोले, कोई भी दवा न खोलने लगे, दवा न बेचने लगे। ऐसा नहीं कि किराने की दुकान पर दवा चलने लगे। नकली औषधियां मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाए, तो ये इन्होंने सिफारिश किया था और आज भी ये पूरी तरीके से प्रासंगिक है। तो विनियमन वाला मुद्दा हमने खत्म कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसको GS 1 के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि आप लोकेशन अभी मैं बताया, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी बातों को समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में देखते हैं क्या है इसकी अवस्थिति। अब थोड़ा भूगोल के हिसाब से हम देखते हैं, तो इसकी अवस्थिति संबंधी मुद्दे क्या है। एक फुटलूज उद्योग है। फुटलूज उद्योग मतलब क्या, जिसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और उसके कहीं भी स्थापित करेंगे तो भूमि, श्रम इत्यादि के कारण उसमें लागतों में कोई अंतर नहीं आएगा। एनसीईआरटी में फुटलूज उद्योग को स्वच्छंद उद्योग बोलता है, जो मैंने यहाँ जो का त्यों एनसीईआरटी का ही मैटर लगा दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मुख्य बात यह है कि कभी पूछ लेगा फुटलूज या स्वच्छंद उद्योग, तो बोला है एनसीईआरटी खुद बोलता है कि इस उद्योग से प्रदूषण नहीं फैलते, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। तो एक बार देख लीजिएगा, इसके उत्पादन में कम मात्रा में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये आप एक बार दिमाग में देख लीजिएगा कि क्या है। फुटलूज उद्योग है, इसलिए मुख्य रूप से बाजार के पास स्थित हो सकता है ये। दूसरा, सरकारी नीतियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। सरकार क्या किया, जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में बद्दी, यहाँ पर सरकार बहुत कुछ छूट दिया है और इसलिए इसका स्थापना यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, उसके बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल कंपनियां बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद बात आती है कुशल श्रम, कुशल परिवहन और अनुसंधान केंद्रों की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें कुशल चीजें लगेंगी, ये ध्यान रखना है कि इसमें जनरल जो वर्कर है उनकी जरूरत नहीं है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फार्मास्यूटिकल उद्योग की से संबंधित क्या समस्याएं हैं देख लेते हैं कि सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्रियों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडिएंट्स होते हैं वो भारत में नहीं पाए जाते, चीन से ही हम मंगाते हैं। अब थोड़ा इस पे काम हो रहा है।
सदाबहार और अनिवार्य लाइसेंसिंग के कारण पेटेंट व्यवस्था में मुद्दे जो विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए हतोत्साहित करते हैं। भारत में क्या किया जाता है कि पेटेंट कोई बहुत बड़ी कोई विदेशी कंपनियां आई तो उसके पेटेंट को लेकर जेनरिक जो कंपनियां हैं बनाने वाली दवाएं उनको दे दिया जाता है, तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए वो आती नहीं है। सदाबहारी का मतलब क्या, लाइसेंस जो है उसको बार बार रिन्यू कर लेना, और इसलिए क्या होता है विदेशी कंपनियां आती नहीं है। नकली दवाओं का निर्माण और कालाबाजारी और जमाखोरी है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान विकास भारत में कम है, हालांकि इसमें प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी बहुत कम है। निम्न मानकों के कारण यूरोपीय बाजार तक पहुंच कम हो रहा है। यूरोप मना कर देता है कि आपका सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, इसलिए हमारे यहां इसको आप नहीं ला सकते। और अब बात करते हैं हम कि भारत में आप देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो मैक्सिमम किधर है, तो पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर ज्यादा अवस्थित है। तो पूछ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र पर ज्यादा अवस्थित क्यों है, तो इसके कारण थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्यों पश्चिमी क्षेत्र पर अवस्थित है। तो दिखा है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग पश्चिमी तट पर अधिक क्यों स्थित है। पहली बात कि गुजरात और मुंबई के निकट पेट्रोकेमिकल केंद्रों से निकटता जो कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल एजेंट ज्यादातर भारत में आयात किए जाते हैं, अभी हमने देखा चीन से, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग का एक मुख्य घटक है। तो ज्यादा पोर्ट वहीं है और वहां पर पेट्रोकेमिकल जो केंद्र है वहीं पर इनका आयात होता है, इसलिए ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों पर ही ये बनाई जाती हैं। अगला, पश्चिमी भारत में प्रति व्यक्ति आय अधिक है तथा दवाओं की स्थानीय खपत भी क्या है, अधिक है। वहां पे लोग दवाएं ज्यादा खरीद पाते हैं, सक्षम है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो पश्चिमी राज्यों में अधिक उद्योगों की उपस्थिति और व्यापार करने की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी पश्चिमी राज्यों में है। आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स निकलता है, उसमें भी आगे आते हैं। तो पश्चिमी राज्यों में एक तो पहले से उद्योग ज्यादा हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, इसलिए भी ज्यादा उद्योग उधर ही होते हैं। अगला, पूंजी की उच्च उपलब्धता, वहां पूंजी अच्छी मिल जाती है, किसी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी वहां मिल जाती है। उद्यमशीलता मिल जाती है, उद्यमी मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक की उपलब्धता वहां हो जाती है, इसलिए पश्चिमी क्षेत्रों पर ज्यादा, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर दवा कंपनियां ज्यादा हैं। दवाओं के आसान निर्यात और सक्रिय दवा सामग्री के आयात के लिए बंदरगाहों की निकटता, अगर आपको भेजना है दवाओं को कहीं तो पोर्ट चाहिए, वहां पोर्ट तुरंत मिल जाता है। उसके बाद बंदरगाहों से जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो मिल जाते हैं। और अफ्रीका से निकटता जो भारतीय फार्मा के लिए एक बड़े बाजार के रूप में कार्य करता है। आप ये मैप देखिए, इधर से अफ्रीका पास पड़ता है और अफ्रीका भारत के दवाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और इसलिए भी पश्चिमी क्षेत्रों पर भारत के जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनकी अवस्थिति ज्यादा है। तो इस तरीके से आज हमने इतने बिंदुओं को कवर किया। उम्मीद करता हूं कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।